हेलो गाइस, वेलकम टू अवियान IAS अकेडमी। आई एम पूजा, UGC नेट होम साइंस फैकल्टी। तो अभी तक जो पेपर 2 की हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। हमारी जो यूनिट थी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की, तो उसको हम फर्दर अभी कवर करेंगे। जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्क्रिप्शन दिया था थोड़ा सा न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का, फूड गाइड पिरामिड, बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड से। तो जो फूड क्लासिफाई करा जाता है तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन, कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बेसिस पे जो फूड क्लासिफाई किया जाता है वो होता है हमारा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अगर हम सोर्स के बेसिस पे फूड को क्लासिफाई करते हैं तो वो दो तरीके से हमारा क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा एनिमल सोर्सेज, सेकंड होता है प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मेनली एक तरीके से जो हमारा नॉनवेज फूड्स होता है जो हम एनिमल से कंज्यूम करते हैं। प्लांट सोर्सेज जो हम वेजिटेरियन, जो हमारी डाइट होती है, जो प्लांट से हम कंज्यूम करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे जो हमारा फूड क्लासिफाई होता है वो होता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग, एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं फूड के, इनके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो बेसिकली कार्ब्स जो होते हैं हमारे, उनको कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड बेसिकली हमारे प्रोटीन को कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारी सेल ग्रोथ होती है, सेल डेवलपमेंट होती है या टिश्यू फॉर्मेशन होती है, वो हमारा मेनली कंट्रीब्यूट करता है प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड्स में हम एक तरीके से हमारे फैट्स को इंक्लूड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बाद हम न्यूट्रिएंट्स की जो हमने बात करी थी पिछली क्लास में, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे वो दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैक्रो में हमारे आते हैं प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, और माइक्रो में हमारे आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। एज पर जो हमारी इंडिया की डाइटरी कंसिडरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन का कंजप्शन होता है हमारी डाइट में, फॉर एग्जांपल अगर हम डेली 100% डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से जो प्रोटीन होता है उसका कंजप्शन हमारा होना चाहिए 15 to 20%। कार्ब्स का कंजप्शन हमारा होना चाहिए 55 to 65%। एंड फैट का जो हमारा कंजप्शन है वो होना चाहिए 20 to 25%। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं 15%, कार्ब्स ले रहे हैं 60% और फैट ले रहे हैं 25%, तो ये टोटल हमारा हो जाता है 100% कैलोरीज पर डे के हिसाब से। तो ये रिकमेंडेड जो हमारी परसेंटेज है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की वो है। ये भी नहीं काम कर रहा। अब हम इंडिविजुअल जो है इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारा वो बना होता है अमाइनो एसिड से। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे प्रोटीन के। जो अमाइनो एसिड है वो भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल टर्म जहाँ भी आ जाती है उसका मतलब होता है कि वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो उनका कंजप्शन हमें बाहर से यानी कि डाइट से करना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब जिनका कंजप्शन जो है हमारी बॉडी कर सकती है। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं हमारे अमाइनो एसिड की। और अमाइनो एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा प्रोटीन बनाने के लिए। अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात करते हैं तो एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं उसमें होता है हमारा मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स,
प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पल्सेस, बीन्स, नट्स वगैरह ये सब जो होते हैं हमारे सोर्सेज होते हैं हमारे प्रोटीन के। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं प्रोटीन के तो वन बाय वन हम उनको देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो होता है हमारे प्रोटीन का वो होता है कि वो एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है उसमें एक कंपोनेंट प्रोटीन भी ऐड होता है। जिस तरीके से सेलुलोज भी होता है, कोई मेम्ब्रेन होती है जिसमें जो सेलुलोज की बनी होती है, वैसे ही कुछ मेम्ब्रेन होती है हमारी जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जिसका सेकंड फंक्शन है। किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल जितने भी अमाइनो एसिड है या फिर स्पेसिफिकली हम प्रोटीन की बात करें तो मैंने बताया था कि जो सेल फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है हमारा वो प्रोटीन का होता है। स्पेसिफिकली अगर हम BCA की बात करते हैं, जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे, इनका काम होता है, जो मेन फंक्शन होता है इनका, कहा जाता है कि दे हैव देयर ओन माइंड। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को कोई हाथ में कट लग गया या फिर कोई बर्न की सिचुएशन है, कहीं पे कोई पार्ट जो है बॉडी का जल गया है, उस केस में अगर BCA दिया जाता है तो वहाँ पे वो बाकी की सेल फॉर्मेशन की बजाय जो एरिया अफेक्ट हुआ है वहाँ के पोर्शन को हील करता है। इस तरीके से जो प्रोटीन हमारा होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, एज अ कैरियर भी काम करता है। एज अ कैरियर कैसे? जैसे आपने नाम सुना होगा लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स में हमारे दो वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। जो लिपिड होता है हमारा वो एक तरीके से होता है हमारा फैट, जो खुद हमारी बॉडी में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसको कैरी करने का जो काम होता है वो करता है हमारा प्रोटीन। उसके बाद एक फंक्शन होता है हमारे प्रोटीन का एनर्जी गिविंग फंक्शन। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरीज। सेम कार्ब्स और फैट में भी आएगा। अगर हम कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स हमारा 1 ग्राम प्रोवाइड करता है सेम 4 किलो कैलोरीज। वही अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट हमारा 1 ग्राम में प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज। तो इसलिए जो प्रोटीन होता है उसका भी ऐसा फंक्शन होता है एनर्जी गिविंग। कुछ प्रोटीन कंटेंट होता है फूड का। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो उसमें अराउंड 3.2 टू 4.3 के अराउंड जो होता है प्रोटीन कंटेंट होता है। ऐसे ही डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं जिसका प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। प्रोटीन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो होते हैं हमारे फैट्स। फैट्स जैसे मैंने अभी बताया था कि फैट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अराउंड 20 to 25% ऑफ टोटल कैलोरीज। जो हमारा फैट होता है उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल सिंपल फैट्स, कॉम्प्लेक्स फैट्स एंड डिराइव्ड फैट्स। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जो सिंपल फैट्स में हमारे आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स फैट्स की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा एक तरीके से लिपोप्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स में आता है। इनको एक तरीके से कॉन्जुगेटेड फैट्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट जो होते हैं वो मर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लिपिड और प्रोटीन जो है वो एक दूसरे से कंबाइन है। थर्ड जो हमारा आता है डिराइव्ड, वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है हमारे फैट्स की। 20 to 25% रिक्वायर्ड होता है और 1 ग्राम जो हमारा फैट होता है वो एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरीज।
उसके बाद हमारी जो फैट होती है उसमें हमारी कुछ टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जांपल मेन टर्म्स जिसमें से होती है हमारी LDL एंड HDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो हमारा HDL होता है उसका मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL को आपने सुना भी होगा अगर आप कहीं पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल, तो जो हमारा LDL होता है उसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा HDL होता है उसको कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। इनकी रेंजेस भी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल जो LDL होता है वो हमारा होना चाहिए लेस देन 160 mg/dL। जो हमारा HDL है वो होना चाहिए लेस देन 50 mg/dL। अगर 160 mg/dL से LDL जो होता है हमारा ज़्यादा हो जाता है, मतलब यू आर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अब एक क्वेश्चन आता है कि LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है और HDL जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है। जो हमारा लिवर होता है, LDL क्या करता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है एक्सेस में उसको लिवर से ले जाके जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है वहाँ पे डिपॉजिट करा देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग पे अफेक्ट पड़ेगा, उन पे प्रेशर आएगा और उसकी वजह से हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन। जो हमारा HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल वो इससे अपोजिट काम करता है। वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में वहाँ से ले जाके वो लिवर में जाके उसको स्टोर कराता है, इसलिए HDL को कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बट HDL की भी जो रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा अगर वो हो जाता है तो जो लिवर होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है हमारे फैट का, और उस कंडीशन में हो सकता है हमारा फैटी लीवर। तो जो इनकी रिकमेंडेड रेंज है उसी के अंदर दोनों को रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन एक डिजीज़ होने के बजाय एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। अब जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसकी भी नॉर्मल रेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 हमारा होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो इनकी रेंजेस जब बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पे कहा जाता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है, और हाई ब्लड प्रेशर को नाम दिया गया है हाइपरटेंशन का। जो मैंने आपको बताया कि LDL के हाई होने से आपको रिस्क होता है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। अब हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्या होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, इंक्रीज हो गया हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। अब वो सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करेगा, हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा, तो उससे कार्डियक डिजीज़ में आपका हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमारे LDL से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जो हमारे फैट्स होते हैं उनको एक तरीके से क्लासिफाई किया जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स में। SFA होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो एक तरीके से सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे एनिमल सोर्सेज से जो हमें मिलते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल घी हो गया, बटर हो गया, तो ये सब जो एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं वो हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही सॉलिड रहते हैं। घी की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो नॉर्मल घी रखा हुआ है तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो जो टोटल फैट की कंजप्शन होती है, जो मैंने आपको बताया था कि 20 to 25% हमारा फैट कंजम्पशन होता है, उसमें से सैचुरेटेड फैट जो है हमारा 7% से कम रहना चाहिए। अगर 7% से ज़्यादा हो जाता है तो इट विल लीड्स टू हायर लेवल ऑफ LDL, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रोल है उसके हायर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उससे फर्दर भाई कार्डियक रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं वो हो सकती हैं। इसके रिवर्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं हमारे, वो होते हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। प्लांट सोर्सेज फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल हो गया हमारा, राइस ब्रैन ऑयल हो गया हमारा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं हमारे। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं अगर वो रिकमेंडेड से एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लिया जाए, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हमारा HDL था। अब LDL को क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी एक रिकमेंडेशन दी गई है और वो इसीलिए दी गई है क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लोगे वो आपके लिए हार्मफुल होगा, बट उतना आपको लेना पड़ेगा क्योंकि उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में एक नर्व सेल की जो माइलिन शीथ होती है उसकी फॉर्मेशन जो होती है हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड से होती है, तो इसलिए जो इनके रिकमेंडेड लेवल्स है उसी में लेना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही एनिमल सोर्सेज के जो फैट्स हैं उनको अवॉइड कर दिया जाए। उसके बाद जो अभी हमने बताया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है म्यूफा एंड प्यूफा। जो म्यूफा हमारा होता है वो होता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो प्यूफा हमारा होता है वो होता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये एज पर उनके स्ट्रक्चर होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, बट जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। वो फैटी एसिड जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं पे अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो उसमें पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद जो प्यूफा होता है हमारा, उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जिसमें मेन हमारा आता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये होते हैं हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। आज के टाइम पे बहुत सारे सप्लीमेंट भी लेते हैं ओमेगा 3 के, फ्लैक्स ऑयल के, तो वो सारे क्योंकि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि वो UGC नेट में पूछा नहीं जाता है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो थर्ड पोजीशन पे होता है। थर्ड जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन पे होता है,
और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो 6th कार्बन एटम की पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। तो जो अभी हमने फैट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, जो हमारे फैटी एसिड्स है उसमें आ गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड में हमारा आ गया म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड। प्यूफा में हमारा आ गया ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। इसके ऊपर यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जब ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सीक्वेंसिंग आती है कि किस में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 है, या फिर इनमें से कौन सा ओमेगा 3 का सोर्स है, इनमें से कौन सा ओमेगा 6 का सोर्स है। तो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आगे की जो क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। फैट्स में एक टर्म आती है हमारी हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जो हमारी हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। ज़्यादा डिटेल में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, बट एज अ इंट्रोडक्शन जो हाइड्रोजनेशन की हमारी प्रोसेस होती है, इसमें जो हमारा फैट होता है, जो हमारा लिक्विड होता है यानी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको सेमी सॉलिड में एक तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, सेमी सॉलिड में, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका एक एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा वनस्पति घी होता है। एक और टर्म आती है हमारी TFA इज ट्रांस फैटी एसिड। जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारा जो जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, जो बार बार प्रोसेस होता रहता है, उसी ऑयल को जितनी बार प्रोसेस किया जाता है, जितनी बार यूज़ में लिया जाता है, वो उतना ही ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। और ये एक हाई रिस्क होता है हमारे हार्ट के लिए, इसीलिए कहा जाता है जंक फूड को अवॉइड करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट प्रेजेंट होता है उसमें। जंक फूड हो गया या पैकेज्ड फूड हो गया। प्रोटीन और फैट्स के बाद हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिनको कहा जाता है कार्ब्स। जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो भी 1 ग्राम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 4 किलो कैलोरीज। कार्ब्स जो होते हैं उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आया था, सिंपल सा क्वेश्चन कि सैकेराइड जो होता है उसका मतलब क्या होता है। सैकेराइड का एक तरीके से मतलब होता है शुगर। तो जो मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है हमारे शुगर का, दैट इज मोनोसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, जहाँ पे 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैकेराइड में मेनली हमारे आते हैं डाइटरी फाइबर, जिसमें हमारा FOS, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड वगैरह प्रेजेंट होता है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें हमारे आते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होते हैं हमारे शुगर की। मोनो और डाई जो होता है हमारा, इनको रखा जाता है सिंपल शुगर की क्लासिफिकेशन में, सिंपल शुगर या फिर सिंपल कार्ब्स। और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उनको रखा जाता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपने सुना होगा हार्ट पेशेंट या फिर ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और कहा जाता है कि सिंपल कार्ब्स को आप अवॉइड करो। उसका एक रीज़न होता है जो अभी हम करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे, उनमें एक टर्म आती है GI स्टैंड्स फॉर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है फूड का, वो एक तरीके से फूड की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है।
कि अगर हमने किसी भी कार्ब को कंज्यूम किया तो किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, ब्लड में एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम ले रहा है, उसके बेसिस पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के 3 कैटेगरीज होती हैं, लो जीआई फूड्स, मीडियम जीआई फूड्स एंड हाई जीआई फूड्स। इनकी रेंजेस भी कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई हैं। लो जीआई फूड्स में होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा 55 से कम होता है, वो होते हैं हमारे लो जीआई फूड्स। मीडियम जीआई फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता हमारा 55 से 69 तक के जो फूड्स होते हैं वो होते हैं हमारे मीडियम जीआई फूड में, और वहीं पे 70 या 70 से ज़्यादा अगर जो आ गए वो होते हैं हमारे हाई जीआई फूड्स। जो लो जीआई फूड्स होते हैं उसमें एक तरीके से हमारा राइस, पोटैटो जो एक तरीके से हम कंज्यूम करते हैं तो एकदम से हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाइक कर देते हैं। हाई जीआई फूड्स जो होते हैं उसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ब्राउन राइस वगैरह की बात करें तो वो आते हैं। ये रेंजेस जो होती है वो कई बार यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे जो हमारा फूड होता है उसको सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में रखा जाता है। जो लो जीआई फूड्स होते हैं उसमें होते हैं हमारे सिंपल शुगर्स या फिर सिंपल कार्ब्स। अब वो डायबिटीज़ पेशेंट को मना क्यों किया जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जिसका इंसुलिन लेवल पहले प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है और वो कोई फूड को कंज्यूम करता है, तो अगर हम उसको सिंपल शुगर दे रहे हैं तो उसका ग्लूकोज लेवल पहले ही हाई है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या HbA1c की अगर हम बात करते हैं, और उसने ऊपर से अगर सिंपल शुगर कंज्यूम कर लिया तो एकदम से उसके ग्लूकोज लेवल को और ज़्यादा स्पाइक करता है, जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। इसलिए उनको रिकमेंड किया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो जिनका मीडियम या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे जो हमारा कार्ब्स होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर में डिस्टिंग्विश होता है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है वो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या हम शुगर का टेस्ट कराते हैं वो हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है खाना खाने से पहले यानी कि फास्टिंग स्टेज, और एक होता है खाना खाने के बाद PP मतलब पोस्ट प्रेंडियल, आफ्टर कंजप्शन ऑफ फूड। तो इसकी नॉर्मल रेंजेस जो होती हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर वो 100 तक पहुंच गया, 100 से ज़्यादा है, मतलब आपके चांसेस है प्री डायबिटिक होने के। उसके बाद अगर हम PP पोस्ट प्रेंडियल की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है वो लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। आजकल के टाइम पे ब्लड ग्लूकोज से ज़्यादा टेस्ट जो किया जाता है वो होता है हमारा HbA1c का। HbA1c ज़्यादा कंसिडर आज के टाइम पे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का हम काउंट करते हैं वो नॉर्मल उसी दिन के बेसिस पे होता है, बट अगर हम HbA1c की बात करते हैं वो हमारे 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बताता है, इसलिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर हम इनकी रेंजेस की बात करें तो जिसका परसेंटेज 5.6 से कम है दैट इज़ नॉर्मल। अगर 5.6 से 6.4 की कंडीशन में है तो मतलब दैट इज़ चांस कि वो प्री डायबिटिक है और वहाँ पे उसको अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 5.6 टू 6.4 की जो रेंज होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी प्री डायबिटिक कंडीशन को, और मोर देन 6.5 अगर चला जाता है मतलब द पर्सन इज डायबिटिक। बाकी ये जो भी होगा जब हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन में डायबिटीज़ कवर करेंगे उस टाइम पे होगा। अब इसके बाद हमारे इस यूनिट का 1-2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है जिसमें हमारा है डाइटरी फाइबर और वाटर। डाइटरी फाइबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओलिगोसैकेराइड्स, इनका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारे डाइटरी फाइबर होता है उनको एक तरीके से बोला जाता है रफेज। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ सकता है कि जो डाइटरी फाइबर है उसको क्या बोला जाता है। अब रफेज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि डाइटरी फाइबर जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बट जो डाइटरी फाइबर होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका सिर्फ काम होता है कि वो फूड में जाके मतलब हमारे
जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें जाके जो हमारा फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आईबीएस होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, जो बेसिकली हमारे जीआई ट्रैक्ट या फिर एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले जिस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे भी रिकमेंड किया जाता है कि आप फाइबर इनटेक को थोड़ा इन्हेंस करो। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो एज अ रफेज काम करता है वो, और हमारा जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाटर बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर हमने वाटर इनटेक कम लिया तो उससे हो सकता है डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना एक तरीके से हमारी बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर जब हम वाइटामिन्स मिनरल्स करेंगे उसमें आएगा। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल वाटर रिटेंशन हो रहा है हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को बोला जाता है एडीमा। एडीमा का एक मतलब होता है कि वाटर रिटेंशन होना हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनमें देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल उनके पैर जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो पानी होता है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया होता है, तो वो स्वेलोइंग जो होती है उसको कहा जाता है एडीमा। जो वाटर इनटेक होता है उसका एक प्रॉपर अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो उनमें जो वाटर इनटेक होना चाहिए 100 to 120 ml होना चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट के। इसी तरह से चिल्ड्रन में होना चाहिए 60 to 80। एडोल्सेंस की बात करें तो 41 to 55, और एडल्ट्स की बात करें तो 20 to 30। जो इनटेक होता है हमारे वाटर का वो हमारे आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जितना हम वाटर दिन में इनटेक करें, फॉर एग्जांपल हम 3 to 4 लीटर पानी दिन में पी रहे हैं, तो हमारा जो पानी का आउटपुट होता है वो भी अप्रोक्स 3 to 4 लीटर होना चाहिए। आउटपुट थ्रू यूरिन या फिर स्वेटिंग, जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो आउटपुट होता है, तो नॉर्मल अगर हम देखा जाए फंक्शनिंग तो उसमें हमारा इनपुट जो होता है वो आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। तो अभी की क्लासेस के लिए हमने अभी कवर किया है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम कवर करेंगे वाइटामिन्स और मिनरल्स, और उसके बाद जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम उसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।